नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मोनो अकेडमी में। उम्मीद है कि आपने मेरी पिछली वाली वीडियो जो मैंने मगध के उत्कर्ष और विदेशी आक्रमण पर बनाई है वो देखी होगी और साथ में पिछली वीडियो भी देखी होगी। तो चलिए आज हम बात करेंगे मौर्य काल की। मौर्य काल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अशोक के अभिलेख, यानी कि अशोक को जानने के स्रोत। तो इसमें अशोक के अभिलेख हैं शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। शिलालेख कौन से होते हैं? जो पत्थरों पर लिखे हुए होते हैं। और स्तंभ लेख पत्थर के स्तंभों पर। और गुहा लेख यानी गुहा से गुफा की दीवारों पर लिखे हुए लेख। और सबसे पहले बात करेंगे हम शिलालेख की। शिलालेख अशोक के 3 प्रकार के पाए गए हैं। एक तो वृहत शिलालेख, पृथक वृहत शिलालेख और फिर तीसरा है लघु शिलालेख। अब हम पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में। इनमें मैं आपको केवल इम्पोर्टेंट बताऊंगा जो एग्ज़ाम में आए हैं या फिर एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो बृहत शिलालेख 14 बातें यानी कि 14 लेख 8 जगह से पाए गए हैं, जो हैं शहबाजगढ़ी, ये पेशावर ज़िला पाकिस्तान में। मनसेहरा, ये हजारा में पाया गया, ये भी पाकिस्तान में है। और फिर है कालसी, ये देहरादून में पाया गया था। फिर गिरनार आपको पता ही है गुजरात में, वहाँ पे गिर भी है। सोपारा, ये महाराष्ट्र में। एरागुड्डी आंध्र प्रदेश। धौली, ये कलिंग में पाया गया था जो कि उड़ीसा में है। और जोगढ़, ये भी उड़ीसा में। ये हमें इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि मौर्य काल के आने के बाद से जो हमारा इतिहास लेखन है उसके कालक्रम में और जो स्रोत हैं उसको जानने में बहुत ज़्यादा आसानी हो गई, क्योंकि मौर्य काल से ही इसके अभिलेख पाए गए। और उसके बाद से जब हम उत्तर मौर्य काल पढ़ेंगे उसमें भी ऐसी बहुत सी चीज़ें पाई गई थी जिसे हमें जानने में और समझने में आसानी हुई। और मौर्य काल में ही ऐसा पहली बार हुआ कि जो राजनीति यूनिटी है, एकता है, वो भारत में अचीव हुई। तो अब देख लेते हैं कि 14 लेखों में क्या क्या लिखा हुआ है। हमें 14 लेख सारे पढ़ने नहीं है, मैं आपको केवल जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है केवल वही बताने वाला हूँ। तो दूसरे वाले में पाई गई थी, इसमें इन्होंने पड़ोसी राज्यों का उल्लेख किया था। जो दूसरा वाला अभिलेख था, हम बात कर रहे हैं वृहत शिलालेख की। पड़ोसी राज्यों में थे चोल, पांड्या, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी। आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो मैं सारी चीज़ तो आपको स्क्रीनशॉट से या फिर लिखकर नहीं दे सकता, आप इसे नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और तीसरी जो अभिलेख था इसमें अधिकारियों का उल्लेख है। अधिकारी इसमें जैसे कि युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक नामक अधिकारी का उल्लेख। ये कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो या फिर एसएससी हो या अन्य एग्जाम हो। जैसे कि पूछ लिया कि रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख कौन से अभिलेख में है, बताओ। अब आप तो यहाँ पर अभिलेख पढ़ना भूल जाओगे तो आपका फिर एक क्वेश्चन रह जाएगा। बाकी के सारे लोग इसे कर आएंगे, आपका रह जाएगा, तो आप यहीं पे पीछे रह जाएंगे। अब 12वां अभिलेख है। 12वें अभिलेख में इसने धार्मिक सहिष्णुता पर विशेष जोर दिया है। इसमें अशोक ने धम्म की बात की है। अशोक का धम्म क्या है? एक तो वे ऑफ लाइफ है कि लाइफ को कैसे जीना है, और इसने कोड ऑफ कंडक्ट दिए हैं इसमें, और सेट ऑफ प्रिंसिपल यानी कि अपने सिद्धांत जारी किए थे अभिलेख 12 में। और फिर अब बात करते हैं अभिलेख 13 की। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है और विदेशी शासकों का उल्लेख भी किया हुआ है। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूछ लेगा कि कलिंग युद्ध की चर्चा कौन से अभिलेख में हुई है, तो आंसर हो जाएगा आपका 13वां। और अगर पूछे वहीं कि विदेशी शासकों का उल्लेख कौन से में किया हुआ है, तो वहीं पे आ जाएगा आपका 13। और इसमें साथ ही इसमें संगमकालीन राज्यों का भी उल्लेख हुआ है। तो इन सब में आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जहाँ तक मुझे लग रहा है, एक तो 13वां हो गया और एक है आपका दूसरा। लग नहीं रहा है, ये कन्फर्म है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब बात करते हैं पृथक वृहत शिलालेख की। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी अभी शिलालेख के अंदर ही आ रही हैं। तो पृथक वृहत शिलालेख में हमें 2 बातें पता चलती हैं। इसमें अशोक ने कहा है कि समस्त प्रजा मेरी संतान है। और दूसरी बात है, मतलब दूसरे इसमें पाया गया था, इसमें 2 क्षेत्रों के नाम का उल्लेख है, तोसाली
जो धौली में है और एक समापा जो कि जोगढ़ में है। तो पृथक बृहद शिलालेख में केवल इतना ही है। इसमें दो बातें, इसमें अशोक कहता है कि मेरी समस्त प्रजा मेरी संतान है, और दो क्षेत्रों के नाम। तो जैसे पृथक है यानी कि अलग शिलालेख है, तो उसमें अलग ही चीज़ें हैं। जैसे कि उसने कह दिया कि मेरी प्रजा समस्त प्रजा मेरी संतान है, और उसमें दो क्षेत्रों के नाम के उल्लेख भी हैं। दोस्तों, अगर आप इतिहास को एक क्रोनोलॉजी यानी कालक्रम में पढ़ेंगे तो ये आपको कभी भी बोर नहीं लगेगा, और आप इसे डरते रहेंगे, अरे इतिहास है, इतनी सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, इसमें इतने सारे डेट हैं, तिथि हैं, युद्ध हैं, तो आप इतिहास कभी भी याद नहीं कर पाएंगे। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको इतिहास अच्छे से याद करा दूंगा और रटा भी दूंगा। तो इसके बाद आता है लघु शिलालेख। लघु शिलालेख सबसे ज़्यादा जगह से यही पाया गया है, लगभग 42 से भी अधिक जगहों से। इसमें एक भाब्रू अभिलेख पाया गया था। इसमें अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में चर्चा की है। अगर आपने मेरी बौद्ध धर्म की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं। अगर आपने देखी है तो आप सोच के बताइए, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इसमें है बौद्ध, धम्म एवं संघ, और इसमें ही इसने स्वयं को मगधाधिराज कहा है। और अब बात कर लेते हैं स्तंभ शिलालेख की, स्तंभ लेख की। स्तंभ लेख भी तीन हैं, जैसे कि वृहद स्तंभ लेख, स्मारक स्तंभ लेख और सिज्म अभिलेख। तो वृहद स्तंभ लेख में 7 बातें हैं जो 6 जगहों से पाई गई है। तो 6 जगह कौन कौन सी हैं? कौशाम्बी, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ और लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरेराज, रामपुरवा। कौशाम्बी तो उत्तर प्रदेश में हो गया, दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ ये दिल्ली में हैं, और जो बाकी के तीनों हैं लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरेराज, रामपुरवा, ये बिहार के चंपारण में हैं। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, 1-2 पॉइंट हैं बस। जो कौशाम्बी का जो स्तंभ था यानी कि बृहद स्तंभ था, इसको अकबर प्रयाग ले आया, और यह अभी भी इलाहाबाद के किले में है, और इस पर जहांगीर ने भी अपने लेख खुदवाए हैं। और इससे पूर्व समुद्रगुप्त के अभिलेख भी इस पर लिखे हुए हैं, जिसे हरिसेन ने लिखा है, और इसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त के बारे में हम जब पढ़ेंगे, जब गुप्त काल आएगा, कि प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग यानी कि इलाहाबाद, इलाहाबाद का पहले नाम प्रयाग था, जो द्वारे से अब यूपी सरकार ने प्रयाग कर दिया है। तो इलाहाबाद से आपका तो यह सीधा याद हो गया कि कौशाम्बी स्तंभ को वह प्रयाग ले गया था, तो प्रयाग से प्रयाग प्रशस्ति, और जिसे समुद्रगुप्त के इस पर अभिलेख है, जिसे हरिसेन ने लिखा है। स्मारक स्तंभ लेख ये 2 जगह से पाए गए थे, रुमिनदेई और निगाली सागर अभिलेख। ये दोनों के दोनों नेपाल में हैं। तो रुमिनदेई में देख लेते हैं। इसमें अशोक कहता है कि बुद्ध का जन्म स्थान यही है, और इसी अभिलेख से हमें अशोक के काल की करारोपण की जानकारी मिलती है। और निगाली सागर अभिलेख में कनक मुनि के स्तूप के जीर्णोद्धार की बात करता है ये। तो इसी में स्तंभ लेख में लास्ट का है हमारा सिज्म अभिलेख। यह सारनाथ, सांची और कौशाम्बी से प्राप्त हुआ था। तो अब देख लेते हैं गुहा लेख, यानी कि गुफाओं की दीवारों पर लिखे हुए। ये सुदामा या न्यायग्रोध, विश्व झोंपड़ी, खल्लतिका, कर्णचौपर और सूपिया इन जगह पाया गया था। अब एक पॉइंट है इसमें इम्पोर्टेंट, गया की बराबर पहाड़ी से मिला ये अभिलेख, जिसमें हमें यह सूचना मिलती है कि अशोक ने आजीवक भिक्षुओं के निवास के लिए गुफाएं दान में दी थी। और ये चीज़ें आजीवक भिक्षुओं के लिए दशरथ ने भी गुफाएं दान में दी थी। तो इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि आजीवक भिक्षुओं के लिए गुफाएं दान में किसने दी थी। अगर आपके ऑप्शन में अशोक आता है तो अशोक लगा देना है, और दशरथ आता है तो दशरथ लगा देना है, और अगर दोनों आते हैं तो ऑप्शन दोनों हो जाएंगे। तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि आजीवक भिक्षुओं के लिए गुफाएं दान में किसने दी थी, तो मैंने बता दिया है। और पहाड़ी का नाम क्या है? गया की बराबर पहाड़ी। ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा है। अब इससे जुड़े हम कुछ तथ्य देख लेते हैं, जैसे कि हैं अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े 1837 ईस्वी में,
और ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला भी सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप था। और सबसे इम्पोर्टेंट, अशोक का नाम केवल प्रथम लघु शिलालेख की कृतियों में मिलता है और अन्य सभी में है उसका नाम देवा नाम पियदसी, यानी कि देवताओं का प्रिय। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको क्वेश्चन दे देगा कि देवा नाम पियदसी किस शासक के लिए लिखा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपने मेरी क्लास पढ़ी होगी तो आप मिस नहीं कर पाएंगे, तो इसमें आंसर हो जाएगा अशोक। इसमें हम एक पॉइंट और देख लेते हैं, फिर आपके अशोक के अभिलेख समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद हम चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे। इसमें है कि जो सहबाजगढ़ी और मनसेरा का जो बृहद शिलालेख था, यह प्राकृत भाषा और खरोष्ठी लिपि में लिखा गया था। उस खरोष्ठी लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो आपका एक क्वेश्चन बन गया कि इनमें से कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी गई है, तो आपका आंसर खरोष्ठी लिपि। और जो बाकी के अभिलेख हैं उसके प्राकृत भाषा एवं पाली भाषा में लिखे गए हैं और लिपि थी उनकी ब्राह्मी लिपि, तो वो लिखी जाती है बाएं से दाएं। तो आपके केवल दो सहबाजगढ़ी और मनसेरा ये पाकिस्तान से पाए गए थे, तो उनकी लिपि थी खरोष्ठी और लिखी गई थी दाएं से बाएं। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं कि ये तो उल्टे हैं ही, तो दाएं से बाएं इनकी लिपि हो गई। अशोक के अभिलेख से कई बार पीसीएस में पूछा गया है, यूपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और एसएससी में भी यहीं से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर। तो आपके मैं दोबारा से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। अशोक के अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। तो ये शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख दोबारा से तीन तीन पार्टों में बटे हुए हैं। शिलालेख में वृहद, पृथक वृहद, फिर लघु। फिर स्तंभलेख में दोबारा से वृहद, स्मारक एवं सिज्म। फिर गुहालेख में सुदामा, विश्व झोंपड़ी एवं कर्ण चौपर। तो आप इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो तीन हैं अशोक के अभिलेख, तो तीनों के तीनों तीन तीन पार्ट में डिवाइड हैं। तो अब पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। और चाणक्य का नाम किसने नहीं सुना होगा? चाणक्य के अन्य नाम भी हैं विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य, और ये ऋषि चाणक्य के पुत्र थे। अगर मुझे कभी समय मिला तो मैं चाणक्य की थोड़ी बहुत बातें आपको बता दूंगा। फिलहाल अभी हम बात करेंगे मौर्य वंश की। तो हमने पढ़ लिया कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और चाणक्य की सहायता से घनानंद को पराजित कर इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और इनकी चाणक्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। नाम पुस्तक का अर्थशास्त्र है, लेकिन यह राजनीति शास्त्र पर लिखी हुई है, जिसमें इन्होंने वहाँ के शासन, प्रशासन, कर आदि की चर्चा की है। और इस पुस्तक की तुलना मैकियावेली के द प्रिंस पुस्तक से की जाती है। तो जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और कहीं ना कहीं कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहाँ से पूछ लेगा कि अर्थशास्त्र की जो है वो पुस्तक है, उसकी तुलना किससे की गई है? तो मैकियावेली की द प्रिंस नामक पुस्तक से। अब इसमें एक और क्वेश्चन है कि सेंड्रोकोटस एवं एंड्रोकोटस किसको कहा गया है? तो सेंड्रोकोटस एवं एंड्रोकोटस ये यूनानी लेखों एवं साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को ही संदर्भित किया गया है। विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस कहा है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। और ये प्लूटार्क और जस्टिन ने चंद्रगुप्त के सिकंदर से मिलने का भी उल्लेख किया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा एवं गुजरात की विजय की थी, जिसकी पुष्टि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से होती है। अगेन आपका क्वेश्चन बनता है कि मालवा एवं गुजरात की विजय किस अभिलेख से होती है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। और इस अभिलेख से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि गिरनार क्षेत्र में मौर्य ने अपने गवर्नर वैश्य पुष्यगुप्त की सहायता से सिंचाई सुविधा के विस्तार के लिए सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ये सुदर्शन झील है ना, उसका बाद में 2-3 शासकों ने और निर्माण कराया था, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की भी विजय की थी, जिसकी जानकारी हमें संगमकालीन ग्रंथ अहनानुरु एवं पुरनानुरु से होती है। अहनानुरु के बारे में थोड़ा समय पहले ही बता चुका हूँ कि ये तमिल ग्रंथ है। और अब देख लेते हैं कि इसके अंतिम काल के समय मगध में भयानक अकाल पड़ा,
जिसके बाद ये अपना राजपाट अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर दक्षिण भारत चला गया जैन गुरु भद्रबाहु के साथ, जहाँ पर उसने सलेखना विधि द्वारा मृत्यु को प्राप्त किया। सलेखना विधि का मतलब है बिगर खाए पिए तपस्या करना। और 305 ईस्वी में इसने यूनानी शासक सेल्यूकस को हराया एवं उसके कुछ क्षेत्र छीन लिए, जैसे कि काबुल, कंधार, बलूचिस्तान, हेरात, और उसकी पुत्री हेलेना से भी विवाह कर लिया और बदले में 500 हाथी भेंट किए। ये जो सेल्यूकस था ये सिकंदर का जनरल था। तो यहाँ पर आपका चंद्रगुप्त मौर्य समाप्त होता है। अब 2-3 मिनट का बिंदुसार है, उसे भी देख लेते हैं। उसके बाद हम कल पढ़ेंगे सम्राट अशोक। बिंदुसार को अमित्रघात या अमित्रोचैटस भी कहा जाता है। इसके समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था जिसे उसके पुत्र अशोक ने दबाया था। उस समय अशोक उज्जैनी का गवर्नर था। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि जिस समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था उस समय अशोक कौन से राज्य का गवर्नर था? तो उज्जैनी का। तो इसमें एक और सबसे इम्पोर्टेंट है, एथेनियस के अनुसार बिंदुसार एवं सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के बीच एक पत्राचार का उल्लेख हुआ है, जिसमें बिंदुसार ने 3 चीज़ें मांगी थी एंटियोकस प्रथम से: सूखे अंजीर, मीठी मंदिरा, एक दार्शनिक यानी विद्वान। तो एंटियोकस ने दार्शनिक नहीं भेजा था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार को कौन सी चीज़ नहीं भेजी। तो इसमें आंसर हो जाएगा दार्शनिक, या फिर विद्वान आए तो विद्वान। तो जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा है। यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो यहाँ पर आपका बिंदुसार में इतना ही है। तो कल हम पढ़ेंगे सम्राट अशोक, मौर्य प्रशासन, उसके बाद आपका मौर्य वंश समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं थोड़ा सा आपको सीरियसली पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर आने वाला है, वो 8 अगस्त को है, और भी एसएससी के एग्ज़ाम आने वाले हैं। उसके बाद हम अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छे से तो खैर अभी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।